हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद विदेश में। तो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि आज की क्लास में सारे बीटीएससी के एग्ज़ाम में जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वो सारे डिस्कशन किए जाएंगे और 100% चांसेस है कि यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी आए। तो लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। बस कर्म तुम्हारा कल होगा और कर्म अगर सच्चा हो तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। कर्म मतलब आपका जो डेडिकेशन हार्ड वर्क है वो अगर आपका सही है तो आप लोग सक्सेस जरूर होगे, आज नहीं तो कल सक्सेस होना ही होना है। तो उसमें नो डाउट आप लोग सक्सेस जरूर होगे, बट हार्ड वर्क और डेडिकेशन के साथ लगे रहिए। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से स्वास्थ्य विभाग का द्वितीय स्तरीय का संस्थान कौन सा है। विच इज द फॉलोइंग इज द सेकेंड लेवल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट। प्राइमरी हेल्थ केयर, सब सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज। आप लोग देखो क्वेश्चन कितना बड़ा हो, ये देखो क्वेश्चन ने पूछा कहाँ है तो अंडरलाइन करो। आपसे पूछा है सेकेंड लेवल इंस्टीट्यूट। फर्स्ट लेवल अगर आपसे फर्स्ट का पूछा तो फर्स्ट क्या होता है आपका सीएससी होता, बट आपसे सेकेंड पूछा तो सेकेंड आपका क्या होगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। सी इज राइट। ये भी पूछ लेता कि फर्स्ट रेफरल यूनिट कौन सा है, फर्स्ट रेफरल यूनिट। तो आप कौन सा बताते हैं फर्स्ट रेफरल यूनिट, और ये एग्जाम में पूछा भी गया है। तो फर्स्ट रेफरल यूनिट क्या होता है आपका सीएससी। अगर आपसे सेकेंड पूछता तो सेकेंड क्या बोलते हैं रेफरल यूनिट, तब आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। अगर आपसे थर्ड पूछा जाता तो थर्ड आपका कौन सा होगा, थर्ड आपका होगा मेडिकल कॉलेज, राइट, मेडिकल कॉलेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो या फिर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन है जो समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि ये क्वेश्चन नहीं समझ में, उसका आंसर आपको जरूर दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 108 एम्बुलेंस की सेवाएं हैं, किसके लिए 108 एम्बुलेंस सेवाएं हैं। आग लगने पे, आपातकालीन पे, फायर इमरजेंसी पे, पुलिस इमरजेंसी पे, आपको पुलिस आपातकाल पे, चिकित्सा आपातकाल में, मेडिकल इमरजेंसी में, ऑल ऑफ दिस। देखो मैं क्या करती हूँ, इस क्वेश्चन को मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ, आप लोग हिंदी में पढ़ लेना, समझा मैं हिंदी में दूंगी, ठीक है। तो क्योंकि एक बार हिंदी में पढ़ो फिर इंग्लिश में पढ़ो तो टाइम ज़्यादा कंज्यूमिंग है, तो हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। आप लोग को आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में पढ़ के आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। तो आपका डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। ये सभी के लिए सहायक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, वेन इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। आपका वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब सेलिब्रेट करते हैं। तो जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है वो आपका 11 जुलाई को करते हैं, 8 मार्च को या 7 अप्रैल को या 15 अप्रैल को। तो जो आपका वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है वो आपका 11 जुलाई को ही सेलिब्रेट करते हैं। तो कोई ये जितने डे हैं ये तो आपको याद करने पड़ेगी, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है और ये एग्जाम में पूछे भी जाते, इंपॉर्टेंट भी हैं डे। अगर आपको डे याद है तभी आप टिक लगा सकते हो, वरना आप तुक्के भी नहीं लगा सकते। आ रहा तो करो वरना मूव करो आगे की ओर। तो आप ये जितने सारे डे तो याद करना मुश्किल होगा ना, तो जितने कम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए या सेलेक्टिव हैं उन्हें याद करो। तो जो 11 जुलाई को क्या होता है वर्ल्ड पॉपुलेशन, अगर आपसे 8 मार्च को पूछा जाए ये भी इंपॉर्टेंट, तो इससे बोलोगे जो 8 मार्च को क्या होता है सबको पता है, इंटरनेशनल इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं। अगर आपसे 7 अप्रैल को पूछा जाए 7 अप्रैल तो बता दोगे ना, वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। क्या करते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। क्यों करते हैं 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे, क्योंकि क्या हुआ था WHO की स्थापना हुई थी, कब हुई थी 7 अप्रैल को 1948 में हुई थी, ठीक है, 7 अप्रैल 1948। अगर आपसे पूछा जाए WHO का हेड क्वार्टर कहाँ है, देखो हेड क्वार्टर से भी क्वेश्चन आते तो आप क्या बोलोगे जिनेवा में। कहाँ है जिनेवा में, राइट। तो इतना समझ में आया। देखो हम क्या करते हैं, आप लोग ये मत बोलना कि मैम टाइम वेस्ट करती है। आपसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा, उस एक क्वेश्चन के बाद अगर आपसे वर्ड, देखो एक क्वेश्चन तो ये बन गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चार, हर एक क्वेश्चन के पीछे 5-6 के कंसेप्ट बता देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर ये सारे ना की पॉइंट होते हैं। अगर आपको आ रहा है यस, अगर नहीं आ तो आप एक ये जितने भी क्वेश्चन के की पॉइंट है ये सारे कॉपी पे नोट कर लिया करो और दिन में एक बार तो उन्हें रिवीजन कर लो और 5 दिन बाद ऐसा हो जाएगा कि आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। आप ये ट्रिक अपना सकते हैं जब तक एग्जाम नहीं होता, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आपको सिर्फ मैं इस वीडियो में 20 क्वेश्चन कराती हूँ, बट उसके पीछे के सारे 50 क्वेश्चन का कंसेप्ट दे के जाती हूँ। 20 ये 50 वो 70 क्वेश्चन का आपका पूरा हो जाता है।
तो आप लोग वीडियो ज़रूर देखना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, आपको क्या रिक्वायरमेंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि बीटीएससी का एग्जाम पास ही है। नेक्स्ट है, किस वर्ष राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के प्रारंभ हुआ? विच इज द नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन की स्टार्ट कब हुई थी? तो जो आपका है NUHM। इस देखो, अगर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इसका शॉर्ट फॉर्म बताओ NUHM का, तो इसका क्या है? नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। तो इसकी कह रही स्थापना कब हुई थी? देखो, अर्बन, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं अर्बन एंड रूरल में। रूरल में, ठीक है। देखो, अर्बन का मतलब होता है शहर, इसका मतलब होता है गांव, तो याद रखना। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2013 में हुई थी, राइट। एक होता है NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। एक NUHM होता है, एक NRHM होता है, ठीक है, याद रखना। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2013 में हुई थी। नेक्स्ट है आपका CMHO का बोला फुल फॉर्म बताओ। CMHO का हेल्थ डिपार्टमेंट, विच इज द फुल फॉर्म, उसका हेल्थ डिपार्टमेंट में फुल फॉर्म क्या है? चीफ मेंटल एंड हेल्थ ऑफिसर, चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर, सेंट्रल मेंटल एंड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मेन मेडिकल एंड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसका फुल फॉर्म क्या होगा। इसका फुल फॉर्म होगा चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर। बी इज राइट हो जाएगा, ठीक है, चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर। CMHO का फुल फॉर्म होगा चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर। नेक्स्ट है, पिंक रिबन किससे संबंधित है? देखिए, जो पिंक रिबन होता है, मैं इसका एक बार आपको स्ट्रक्चर भी बना देती हूँ। पिंक रिबन का ऐसा होता है आपका पिंक रिबन, ठीक है, कई बार देखा होगा ऐसे पिंक रिबन होता है, राइट। तो ये होता है आपका पिंक रिबन। तो बोल रहा है पिंक रिबन का किससे संबंधित है? आपके लंग्स कैंसर से है, या आपसे सर्वाइकल कैंसर से है, ब्रेस्ट कैंसर से है, या बोन कैंसर से? तो आपका सी इज राइट होगा। आपका ये ब्रेस्ट कैंसर से, पिंक रिबन किससे? ब्रेस्ट कैंसर से, राइट। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कैंसर कौन से ऑर्गन में होता है, वर्ल्ड कैंसर, तो आप क्या बोलोगे? लंग्स। लंग्स में। अगर आपसे इंडिया में पूछा जाए तो आप इंडिया में भी क्या बोलोगे? लंग्स कैंसर सबसे ज़्यादा होता है। अगर आपसे पूछा जाए मेल में कौन सा ज़्यादा सबसे ज़्यादा कैंसर होता है मेल में, तो आपका प्रोस्टेट बोलोगे। क्या बोलोगे? प्रोस्टेट ग्लैंड, या आप क्या बोलोगे? लंग्स। किसी में दो आंसर आएंगे ऑप्शन, तो आपको ट्रिक करना है। अगर आपसे फीमेल ने पूछा जाए तो फीमेल में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ब्रेस्ट कैंसर। और दूसरा आपका क्या होगा? सर्वाइकल कैंसर, ठीक है। सर्विक्स में जो कैंसर होता है उसे सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं, राइट। तो आपका क्या हो जाएगा? सी इज राइट होगा। जो ब्रेस्ट कैंसर है वो पिंक रिबन से संबंध रखता है। अगर आपसे बोलता है ट्रायंगुलर शेप, किससे संबंध रखता है? ट्रायंगुलर शेप जो शेप होता है, ये फैमिली प्लानिंग से संबंध रखता है, ओके, याद रखना, फैमिली प्लानिंग से। देखिए, आप लोग राइटिंग पे मत जाना कि मैम आप कितना गंदा लिखती हो, मैम आप कितना कंसेप्ट देती हो, उसमें ज़्यादा ध्यान रखना, ठीक है। जल्दी जल्दी में राइटिंग नहीं अच्छी है, वो मानते हैं हम। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा असंक्रामक रोग है? इसमें से असंक्रामक मतलब, देखो, दो होते हैं ना, एक कॉम्युनिकेबल होता है, एक नॉन कॉम्युनिकेबल। तो ये इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस भी बोल सकते हैं। तो इसमें से बोल रहा है कौन सा? नॉन इन्फेक्शियस है। नॉन इन्फेक्शियस का मतलब समझ रहे हो? जो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट से नहीं फैलता हो। देखो, संक्रामक कौन होता है? जिसे हम स्किन टू स्किन कांटेक्ट कर लें, या फिर हम छींकने से ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैल जाए, या फिर क्या हो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड, वो भी तो होता है ना, एक दूसरे से फैलता है, खांसने छींकने से फैल जाए। तो ये सारे क्या है? इन्फेक्शियस है। बट जो इन्फेक्शियस, जो एक दूसरे छूने से खांसने से फैलता ना हो, तो वो होता है नॉन इन्फेक्शियस। तो कौन सा है? मिजल्स। मिजल्स तो हो जाता है ना, एड्स भी हो जाता है, टीबी भी। अगर सारे लोग टीबी हुआ गया मेरे सामने खांस दे ऐसे कर दे तो हो गया टीबी। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से। बट जो ब्लाइंडनेस है, ऐसा नहीं है कि जो अंधा आदमी है वो मेरे सामने खांसे तो मैं भी अंधी हो जाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपका ए क्या हो जाएगा? इज राइट हो जाएगा, ठीक है, ब्लाइंडनेस। अच्छा, बोला जाए ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होता है, तो आप क्या बोलोगे? वाइटमिन ए की कमी से होता है, ठीक है। किससे होता है? वाइटमिन ए की कमी से होता है ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट है,
खाद्य पदार्थ की मिलावट की रोकथाम अधिनियम के तहत किसके द्वारा सैंपल लिया जाता है? कंज्यूमर के द्वारा, सैनिटरी इंस्पेक्टर के द्वारा, पुलिस इंस्पेक्टर के द्वारा, या नन ऑफ दीज? देखो, उपभोक्ता के द्वारा परीक्षण थोड़ा नहीं लिया जाएगा। जो उपभोक्ता, जो उपभोग कंज्यूमर कर रहा है, उसके द्वारा सैनिटरी इंस्पेक्टर। सैनिटरी इंस्पेक्टर, देखो सैनिटरी से ही मतलब आ रहा है कि साफ सफाई, ये साफ सफाई को ध्यान देगा, पर्यावरण को देगा, जो इसका इंस्पेक्टर होगा, ठीक है। साफ सफाई पे ध्यान देगा, पर्यावरण पे कैसा है, तो इससे तो कुछ मतलब है नहीं। फिर पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर क्या करता है? आप कहीं झगड़ा कर रहे हो या किसी ने आपके साथ गलत किया तो उसके लिए पुलिस होती है ना, पब्लिक सर्विस के लिए। तो इसका भी, तो इसका डी ऑप्शन इज राइट होगा, नन ऑफ दिस होगा। ओके, नेक्स्ट है NHS, NRH, व्हाट इज स्कोप वर्क? तो NRH, नेशनल रूरल हेल्थ, इसमें MB होगा, ठीक है। ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा देखो, इंग्लिश में टाइप गलत है, इंग्लिश में सही है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान रखना। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन मैंने बताया था ना, तो कह रहा है इसका क्या मतलब, इसका स्कोप कहाँ है, क्षेत्र इसका कहाँ है, होल कंट्री में, या सिर्फ 28 स्टेज में, 28 राज्य में, या नन ऑफ दिस में? तो इसमें देखिए, जो NRH में ऐसा नहीं है, ये यूपी में तो मध्य प्रदेश में नहीं, या मध्य प्रदेश में तो केरला में नहीं है, या भुवनेश्वर में, उड़ीसा में, ये हर जगह है, तो ऑल इंडिया, तो संपूर्ण देश में, ठीक है। NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ये हर जगह है, तो आपका ए ऑप्शन इज राइट होगा। इसका मतलब था ये कहाँ कहाँ काम करता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रमित एडीज मच्छर के काटने से फैलने वाली बीमारी कौन सी है? तो जो आपकी संक्रमित होता है एडीज मच्छर से फैलने वाली बीमारी कौन सी है? तो आपका इसका जो आंसर है वो आपका जीका वायरस होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गो करते हैं। फिर है, आशा सहयोगिनी किस विभाग से बिलोंग करती है? देखो, ये थोड़ा सा क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक हो गई है आपकी। जो बोला है आशा, आशा की जगह आपका आंगनबाड़ी होना चाहिए था, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है आपकी। आशा क्या होगा? आंगनवाड़ी होगा, आंगन आंगनवाड़ी होगा, ठीक है। वो किस विभाग से, मतलब आंगनवाड़ी को किसने इसे चलाया था? वो आपका था रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ डेवलपमेंट, या इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, या फिर पंचायत राज? तो आपका सी ऑप्शन इज राइट होगा। इसका फुल फॉर्म होता है ICDS। इसका देखो फुल फॉर्म भी आता है, याद रखना, ICDS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसके अंतर्गत क्या आती है आपकी? आंगनवाड़ी आती है, याद रखना, आंगनवाड़ी। और ए का देखो, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना ए का फुल फॉर्म। मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया था ए का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है, ठीक है। ए 3A का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। और जो आंगनवाड़ी वो कहाँ से करती है? वो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस से करती है। अगर आपसे आशा पूछा जाता है तो आशा कहाँ से होती है? NRHM से, NRHM से। NRHM का तो कोई फुल फॉर्म नहीं पूछेगा ना, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, वो आपकी आशा इधर से आती है। आंगनवाड़ी ICDS से, याद रखना। नेक्स्ट है, CSC का फुल फॉर्म बताइए, वेरी इजी है ये, तो आप लोग बता लोगे ना। CSC का कॉमन हेल्थ सेंटर, गलत, कॉमन नहीं होगा। कॉमन हेल्थ केयर, ये भी गलत। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, यस राइट। ये फिर एक कम्युनिटी हेल्थ केयर, रॉन्ग। तो आपका सी ऑप्शन इज राइट। देखो, CSC से क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना। जो CSC होता है आपका, कितने में क्या काम करता है? जो CSC होता है आपका, देखो CSC में सबसे पहले पूछा जाता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कितना होता है? 80,000 से कितना होता है? 1,20,000, 1,20,000 होता है, क्या होती है आपकी? पॉपुलेशन होती है। फिर दूसरा है, अगर आपसे पूछा जाए जो CSC होता है, CSC के अंदर कितने PSC आते हैं? तो आपके 4 से 5 PSC आते हैं, ठीक है। ये जितना डाटा होता है इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे सब सेंटर के लिए पूछ लिया जाए तो सब सेंटर कितने आते हैं? 20 से 25 सब सेंटर आते हैं एक CSC के अंदर। देखो, ये आने का मतलब समझ रहे हो कि ये आते कैसे हैं। जैसे सपोज दैट एक CSC खुला है, एक PSC खुला है, तो PSC की सारी जिम्मेदारी, PSC अपना प्रॉपर काम कर रहा है, जितना उसे सामान मिल रही है वो लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है या खुद के पास रख रहा है, वो अपनी कैसे सेवाएं दे रहा है, तो वो CSC देखता है। तो इसके अंतर्गत आता है, CSC पूरा इनका देखता है, इनके हैंड ओवर को मतलब देखता है ये कैसे काम कर रहे हैं, वो सब CSC के अंतर्गत ही काम करते हैं PSC, ठीक है। अगर आपसे CSC से पूछा जाए CSC के अंतर्गत कितने सब सेंटर आते हैं, तो वो 20 से 25 आते हैं।
राइट। अगर आपसे सब सेंटर, अगर आपसे पीएससी से बोला जाए पीएससी के अंदर अंतर्गत कितने सब सेंटर आते हैं, तो ये आपके आते हैं 5, ठीक है। 5 या आपके 4 हो सकते हैं, इनमें से कोई भी आंसर होगा, इतना ध्यान रखना। अगर आपसे सीएससी के स्टाफ पूछा जाए तो ये आपके 25 स्टाफ होते हैं, इतना याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये सारा इंपॉर्टेंट डेटा याद रखना। नेक्स्ट है आपका ओआरएस मुख्य रूप से शामिल है। ओआरएस, आप लोग कमेंट बताना ओआरएस घोल किसने किसने पिया है, किसमें शामिल है आपका ओआरएस। तो ओआरएस का फुल फॉर्म पहले क्या होता है, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। तो ओआरएस का फुल फॉर्म ओआरएस का ओरल सॉरी ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। इसमें बोला है कौन कौन से सम्मिलित है, मतलब इसके जो कंपोजिशन है वो कौन कौन से। सबसे पहले देखो ओआरएस में होता क्या है, ये इंपॉर्टेंट इसके कंपोजिशन। सबसे पहले आपका होता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम आपका क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड। फिर आपका आता है पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, क्लोराइड। फिर आपका आता है ट्राइसोडियम सिट्रेट, ट्राई सोडियम सिट्रेट, सिट्रेट। एंड लास्ट में आपका आता है ग्लूकोज, ग्लूकोज इधर लिखते हैं, ठीक है। आपका लास्ट में आता है ग्लूकोज। ये ये 4 चीज़ों से मिलके क्या आपका ओआरएस बनता है, ठीक है। क्या बनता है आपका ओआरएस बनता है, किस कौन कौन से 4 चीज़ों से मिलके। पहला आपका होगा सोडियम क्लोराइड, दूसरा होगा पोटेशियम क्लोराइड, तीसरा होगा ट्राइसोडियम सिट्रेट एंड ग्लूकोज। अब इससे पूछा जाता है इसमें कितना कितना इनका भागीदारी होता है। जो सोडियम क्लोराइड होता है ये होता है 2.6 ग्राम, याद रखना। पोटेशियम क्लोराइड होता है आपका 1.5 ग्राम, एंड ट्राइसोडियम क्लोराइड होता है ये होता है 2.9, एंड ग्लूकोज सबसे ज़्यादा होता है, ये आपका होता है 21 ग्राम, राइट। अब देखो इसको लर्न कैसा किया जाए, तो लर्न करने की कोई खास ट्रिक नहीं है, आप ऐसे याद करो। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, क्लोराइड क्लोराइड सेम, क्लोराइड क्लोराइड सेम। ट्राई सोडियम, सोडियम के बाद क्या जाएगा ट्राई सोडियम सिट्रेट। देखो थोड़ा सा आप हिंट याद करने के लिए कर लो, क्योंकि ये ओरल नहीं है, आपसे सुना नहीं जाएगा, ये आपसे टिक करने के लिए होगा। अगर हमारे माइंड में थोड़ा सा भी होगा तो हम राइट ऑप्शन के लिए पहुंच जाएंगे। तो देखो जो सोडियम क्लोराइड है वो कितना है 2.6, पोटेशियम 1.5 ग्राम, ट्राइसोडियम सिट्रेट, ट्राइसोडियम सिट्रेट का थोड़ा सा नाम बढ़ा है, तो थोड़ा सा नाम बढ़ा तो थोड़ा सा अमाउंट भी बढ़ा होगा, याद करने की ट्रिक है। तो ये कितना है 2.9 ग्राम। एंड ग्लूकोज मीठा मीठा लगता है ना, तो ग्लूकोज सबसे ज़्यादा डाला होगा भर भर के, तो ये होता है 21 ग्राम। तो इसमें बोला कौन कौन से कंपोजिशन होता है, सोडियम होता है यस, बट फ्रक्टोज नहीं होता, कट कर दो। सोडियम ग्लूकोज यस होता है, तो बी ऑप्शन इज राइट। कैल्शियम नहीं होता, कैल्शियम नहीं होता, तो आपका बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, ठीक है। ओआरएस, ये देखो क्वेश्चन पूछा जाता है अगर आपने ओआरएस का सोल्यूशन है उसको कितने टाइम तक पी सकते हो। अगर मुझे ओआरएस पीना है तो मैंने सुबह बनाया तो मुझे कब कितने टाइम पी सकते हैं, तो आप इसे 24 घंटे से ज़्यादा यूज नहीं करोगे, ठीक है। 24 घंटे तक यूज कर सकते हो इस सोल्यूशन को, इसके बाद फिर आप फेंक देना, उसके बाद मत पीना, याद रखना, ठीक है। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ट्राइसोडियम सिट्रेट एंड ग्लूकोज। आपका नेक्स्ट है पुरुष नसबंदी का स्थायी तरीका कौन सा है, याद रखना पुरुष पूछ रखा है, तो आपका होगा पुरुष संबंधित। तो इसमें होगा आपका यूज कंडोम, वेसेक्टोमी, टुबेक्टोमी या आईयूडी, आईयूडी, ठीक है। तो देखो आप पढ़ना, आप बोलोगे कंडोम भी तो यूज करे, बट इसने क्या पूछा स्थाई मतलब परमानेंट मेथड कौन सा है। तो कंडोम यूज करते हो फिर मतलब यूज कर लेते हो, रीयूज कर सकते हो, बट कंडोम इज ये क्या है, ये स्थाई नहीं है, ये अस्थाई है। अस्थाई मतलब टेम्परेरी है, ठीक है, अस्थाई है, तो ये भी नहीं होगा। वेसेक्टोमी इज राइट। टुबेक्टोमी किस में होता है, फीमेल में होता है, ओके, फीमेल में होता है। फीमेल में कौन से पार्ट में होता है, फैलोपियन पार्ट में होता है, ठीक है, फैलोपियन पार्ट में। आईयूडी कैसा है, ये टेम्परेरी है,
ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। देखो मैंने आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताया था इंट्रा यूटेराइन डिवाइस या टेम्परेरी मेथड का सबसे कॉम्प्लिकेशन क्या है, आपको इरेगुलर ब्लीडिंग मिलती है। कैसे मिलती है? इरेगुलर आपको क्या होगी? ब्लीडिंग होगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन भी किया है, ठीक है, याद रखना। इरेगुलर क्या होती है? ब्लीडिंग होती है इंट्रायूट्राइन डिवाइस यूज करने से। तो आपका क्या होगा? वेसेक्टॉमी होगा। वेसेक्टॉमी किस में करते हैं? मेल में करते हैं, ठीक है। अब मेल में जैसे मैम ट्यूबेक्टॉमी फीमेल का फैलोपियन ट्यूब कट करते हैं, पर मेल में क्या कट करते हैं? मेल में होता है आपका वास्ट डिफरेंस। क्या होता है? वास्ट डिफरेंस होता है, उससे कट करते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे आपने ट्यूबेक्टॉमी की, फिर ट्यूबेक्टॉमी करने के बाद अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटीज करते हो तो आपको 90 डेज तक, याद रखना, 90 डेज तक आपको क्या यूज करना पड़ेगा? आपको जो 90 डेज तक है आपको कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज करनी पड़ेंगी, ठीक है। ऐसे मत बोलना कि मैंने तो ट्यूबेक्टॉमी करा ली, सॉरी वेसेक्टॉमी करा ली, अब तो कोई नहीं, कुछ भी करो, फिर ऐसा खुशखबरी मिल जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं करना। जिस कारण आपने ट्यूबेक्टॉमी कराई तो आपको 90 डेज तक, अगर आप ऐसा कोई सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में भाग लेते हो, पार्टिसिपेट करते हो, तो आपको कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस को कब तक यूज करना चाहिए? 90 डेज तक। 90 डेज मानूँ तो 3 मंथ तक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ भी चुका है, ठीक है। तो याद रखना ट्यूबेक्टॉमी के बाद कितने दिन तक हम यूज करेंगे? 90 डेज तक क्या यूज करेंगे? कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस कोई भी यूज कर सकते हैं। अगर हमने ट्यूबेक्टॉमी कराई ली ही है तो उन्हें, उस पेशेंट को क्या बोलोगे कि आप साइकिलिंग को अवॉइड करोगे। किसको? साइकिलिंग को अवॉइड करोगे। आप हैवी वेट नहीं लिफ्टिंग करोगे, ठीक है, हैवी वेट को लिफ्टिंग को अवॉइड करोगे, वेट लिफ्टिंग को अवॉइड करोगे, ठीक है, ये सारा करना। और 1 डे के लिए बोलोगे, आप स्नान भी नहीं करोगे, बात भी नहीं लोगे, तो 1 डे के लिए अवॉइड करना बात को, ठीक है। ये समझ आया ना? वेसेक्टॉमी वाइज डिफरेंस को कट करते हैं, 90 डेज तक कंडोम यूज करेंगे वरना खुशखबरी मिल जाएगी। साइक्लिक होगा, अवॉइड होगा, हाई लिफ्टिंग वेट नहीं यूज करेंगे। और पेशेंट को बोलेंगे कि आप टी बैंडेज का यूज करो। टी बैंडेज का मतलब समझते हो? जिसे लंगोटा बोलते हैं, टी बैंडेज, वो यूज करने के लिए 15 डेज तक। तो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ था? क्या हुआ था? नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था? देखो जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी तो वर्ल्ड में सारे लोगों को परेशानी थी, संसार में कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही तो कोई कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो भारत एक ऐसा देश था जिसने सबसे पहले फैमिली प्लानिंग के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया। कौन था वो? आपका पहला भारत था। क्या था? पहला आपका आपका महान भारत था, अपना महान भारत था, ठीक है। तो इसका स्टार्टिंग कब हुई थी? 1992 में, 1958 में, 1962 में या 1965 में? तो आपका ए इज राइट आंसर, 1992 में आपका नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम की स्टार्टिंग हुई थी। अगर आपसे 1958 पूछा जाए तो 1958 में आपका क्या हुआ था? कोई बता सकता है? कमेंट करके जरूर बताना। 1958 को आपका हुआ था नेशनल मलेरिया इरिडेक्शन प्रोग्राम। क्या हुआ था? नेशनल मलेरिया इरिडेक्शन प्रोग्राम, ठीक है। कब हुआ था? 1958 में। अगर आपसे बोला था नेशनल मलेरिया प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था तो ये आपका हुआ था 1953 में। क्या हुआ था? नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। देखो इनका फुल हाफ फॉर्म भी मतलब शॉर्ट फॉर्म भी पूछा जा सकता है, याद रखना। 1962 में क्या हुआ था? नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम, नेशनल ट्यूबर ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, एनटीसीपी। अगर आपसे पूछ लिया जाए रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, ये कब हुआ था? ये आपका हुआ था 1992 में, याद रखना। टीबी के पेशेंट को क्या देते हैं? डॉट्स देते हैं, ठीक है, डॉट्स देते हैं ना, डायरेक्ट ऑब्जर्व शॉर्ट ट्रीटमेंट। इसका हमने बोला था जो डॉट्स में जो मेडिसिन होती है उनकी लर्न करने की ट्रिक पेरिस। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना पेरिस का मतलब कैसे हम मेडिसिन को याद करेंगे। किन किन लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना पेरिस से मेडिसिन याद है, डॉट्स की पूरी 5 मेडिसिन। तो डॉट्स की स्थापना कब हुई थी? ये हुआ था 1900
सॉरी, जो डॉट्स है, डॉट्स की स्थापना हुई थी आपकी 1997 में, याद रखना, ठीक है। और रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम 1992 में हुआ था। और 1962 में नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम था, ठीक है। इतना याद रखना, सारा इंपॉर्टेंट डेटा है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पास्चुरी देखो, पास्चुराइजेशन प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, किसके लिए यूज किया जाता है? पानी के लिए, वैक्सीन के लिए, मांस के लिए या दूध के लिए? तो आपका मिल्क के लिए इज राइट हो जाएगा, दूध के लिए होगा। पानी के लिए क्या करते हैं? क्लोरिफिकेशन करते हैं, ठीक है, याद रखना, क्लोरिफिकेशन, क्लोरीनेशन करते हैं। आपका वैक्सीन के लिए, वैक्सीन वैक्सीन किसके लिए यूज़ करते हैं? वैक्सीन अगर हमारी सुरक्षित है तो किस लिए? इसमें कोल्ड चैन के लिए, ठीक है। उनको जितना टेम्परेचर होता है वो सारा टेम्परेचर दिया जाता है, तो वो कोल्ड चैन होता है, ठीक है। और मांस वगैरह का तो ऐसा कुछ है नहीं, तो आपका डी ऑप्शन इज राइट होगा। पास्चुराइजेशन किसके लिए किया जाता है? ये आपके मिल्क के लिए किया जाता है, ओके। नेक्स्ट है आपका स्वास्थ्य की स्थिति का सबसे स्वाभाविक है। जो आपकी स्वास्थ्य स्थिति जानने के लिए सबसे अच्छा क्या है? उसकी मृत्यु दर देखना, क्रूड मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, केस मृत्यु दर या वयस्क मृत्यु दर। अगर देखा जा रहा है कि नहीं, मतलब अब ऐसा बोला जा रहा है कि जैसे देखिए, जो केरला में है, केरला में क्या देखा जाता है? केरला में सबसे ज़्यादा मतलब आपका एजुकेशन दर सबसे ज़्यादा है। तो कैसे देखा जाता है? तो ऐसे अगर देखा जाए कि अगर भारत में सबसे अच्छा स्वास्थ्य स्तर है तो क्या देखा जाएगा? वयस्क का या बच्चे का या मदर का? तो उसमें शिशु मृत्यु दर को देखा जाएगा। शिशु मृत्यु दर का मतलब ये है कि देखा जाएगा कि उसमें शिशु कितनों की जन्म हो रही, कितने मर रहे हैं। अगर उनकी मरने की संख्या कम होगी तो ऐसा होगा कि हमारा जितना स्वास्थ्य हेल्थ या हमारी जो जितनी स्वास्थ्य टीम है या जितनी सब सेंटर हैं वो अच्छे से वर्क कर रहे हैं, जिससे उनकी मृत्यु दर बहुत कम हो रही है। तो आपका बी ऑप्शन इज राइट होगा, आपका शिशु मृत्यु दर होगा, ठीक है। इधर क्या होगा? आपका शिशु मृत्यु दर, ठीक है। अगर आज शिशु सुरक्षित हैं तो कल वो अडल्ट भी होंगे तो वो सुरक्षित होंगे। अगर आज शिशु सुरक्षित हैं तो कल वो माँ भी बनेंगी तो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म भी देंगे। तो उससे सुरक्षित होना जरूरी है। तो आपका बी ऑप्शन इज राइट होगा। नेक्स्ट है एक जीव का चिकित्सीय स्पष्टि बीमारी का प्रतीक प्रेरित करने की क्षमता कहलाता है। सॉरी, क्वेश्चन, हाँ, बोल रहा है कि जो देखो आपके शरीर में आपको कोई डिजीज होती, कैसे होता है? कोई वायरस या बैक्टीरिया जाता है आपके शरीर से, फाइट करता है, बैक्टीरिया वायरस जीत जाता है तो आपको डिजीज कर देता है ना। तो क्या करता है? उसके पास कुछ तो ऐसा पावर होगा ना। जैसे आप लोग एग्जाम कैसे क्वालिफाई कर लेते हो? तो आप बोलते होगे कि मैम मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ती हूँ, तब मेरा एग्जाम क्वालिफाई होता है। तो ये बैक्टीरिया वायरस आपको कैसे डिजीज कर लेते हो? क्योंकि उनके पास पावरफुल होता है, आपसे ज़्यादा वो पावरफुल होते हैं। तो उनके पास ऐसी कौन सी क्षमता होती है जिससे ये डिजीज़ कर लेते हैं? तो सॉरी, ये 18 नंबर था। तो किससे ये डिजीज़ कर लेते हैं? पैथोजेनिसिटी से कर लेते हैं, संक्रमता से, या वायलेंस से, या एंटोलॉजी से। तो देखिए इसमें जो आपका आंसर होगा, तो सॉरी, ये आपका थोड़ा सा क्वेश्चन रॉन्ग है। तो ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके ऑप्शन भी रॉन्ग दिए हैं, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। जो इस क्वेश्चन को है, तो हम नेक्स्ट वीडियो की ओर मूव करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि इसका जो प्रेरित करने की क्षमता, पैथोजेनिसिटी एंड वायलेंस, ये दोनों समथिंग समथिंग सेम है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका बिल्कुल क्लियर बता दूंगी, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट है जीवन शैली में परिवर्तन किसका उदाहरण है? अगर आपका जो जीवन शैली है उसको परिवर्तित किया जाए तो वो किसको उदाहरण है? प्राथमिक रोकथाम का, माध्यमिक रोकथाम का, या तृतीयक रोकथाम का, या मौलिक रोकथाम को? देखो क्वेश्चन पढ़ो, इसने बोला जीवन शैली में परिवर्तन किसका है। देखो प्राथमिक रोकथाम क्या होता है, मैं आपको बताऊंगी कि देखो आपको डिसीज हो गई है, डिजीज हो गई तो आप वैक्सीन लगाओ, वैक्सीन लगवा लो। डिजीज, सॉरी, या तो डिजीज हो गई है, जैसे मुझे टिटने, आपको कोई लग गया, सपोज दैट आप गिर जा रहे हो और आपको कोई कीली लग गई, तो आपको डेफिनेटली टिटनेस हो जाएगा। तो मैं बोलूँगी आपसे टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लो। ये क्या हुआ? ये आपका प्राथमिक रोकथाम हुआ। और आपका तृतीयक रोकथाम क्या हुआ? आपको डिसीज हो गई, सब कुछ हो गया और आप डिजीज से सही हो गए, तो मैं आपको मोटिवेट करूंगी, कोई नहीं, डिजीज सबको होती है, आप फिर से अपना जीवन अच्छे से जी सकते हो। मतलब जिसे हम बोलते हैं रिहेबिलिटेशन, ठीक है, रिहेबिलिटेशन, जिसे हिंदी में बोल सकते हैं
पुनः निवास या पुनः कुछ बोलते हैं, हम लोग कमेंट बॉक्स में बता देना रिहैबिलिटेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं। तो वो तृतीयक रोकथाम होता है। बट मौलिक रोकथाम होता है कि मैं आपकी जीवन शैली को ही परिवर्तित कर दूँ। सपोज दैट मुझे पता है कि आपकी जीवन शैली इतनी अच्छी नहीं है, अगर अच्छी नहीं तो आपको डेफिनेटली डिजीज़ हो जाएगी। तो डिजीज़ होने से ही पहले मैं बोल दूँ कि देखो, आपको मतलब ऐसे मिट्टी में नहीं खेलना है। अगर आपको कोई डिसीज़ होती है तो कोई अंधविश्वास नहीं करना है। आपको अगर कोई डिसीज़ होती है तो आप प्रॉपर अपने हेल्थ केयर पे जाओ, सारी बात बताओ और मेडिसिन खाओ और अच्छे से रहो। डेली आप अपना नेल केयर, हैंड केयर या डेली बात लो, ओरल माउथ केयर करो, डेली पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करो, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कपड़े यूज़ नहीं करना, सैनिटरी पैड यूज़ करना है। तो ये हम जीवन शैली चेंज कर रहे हैं। अब देखो, जैसे मैंने बोला सैनिटरी पैड यूज़ करो, क्लॉथ यूज़ मत करो, ठीक है? किसके टाइम? मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम। तो अभी तो आपको कोई डिसीज़ नहीं हुई, आप सिर्फ कपड़े यूज़ करो। क्या पता कल को आपको कोई डिसीज़ हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो कल के लिए, कल आपको ना हो, उसके लिए मैं क्या बोल रही हूँ, पैड, सैनिटरी आप पैड यूज़ करो, ठीक है? क्या यूज़ करो? पैड। तो ये क्या, इसकी मौलिक रोकथाम है। तो आपका क्या डी ऑप्शन इज़ राइट होगा। अभी आपको प्राथमिक में, मौलिक में समझ आ गया होगा तृतीयक में क्या मतलब होता है। डिजीज़ ना हो उसके पहले ही हम बदलवा दें, ठीक है? उसके जीवन शैली में परिवर्तन कर दें, वो क्या होगा, उसका मौलिक रोकथाम। ऐसा नहीं वो अच्छे से जी रहा है, बिल्कुल उसकी लाइफ स्टाइल अच्छी है और आप जाओ बोलो नहीं ऐसे करो। जिनकी लाइफ स्टाइल में चेंज करने की ज़रूरत है उन्हें हम हेल्थ एजुकेशन देंगे, ओके? वो हेल्थ एजुकेशन, जैसे आप मान लो जो एडल्ट है, मतलब छोटे बच्चे हैं, कैसे हैं? छोटे बच्चे हैं। अब मैं उन्हें बोल रही हूँ कि स्मोकिंग करना कहते हैं, अब वो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, वो स्मोकिंग तो कर ही नहीं रहे, तो हम उन्हें क्यों दें एजुकेशन? बट ये मौलिक रोकथाम है। मौलिक रोकथाम, अब वो छोटे तो छोटे ही नहीं रहेंगे, बड़े होंगे ना, बड़े होंगे तो डेफिनेटली स्मोकिंग करेंगे। अगर उन्हें हम एजुकेशन नहीं देंगे, हम उन्हें प्रॉपर एजुकेशन देंगे कि आपको स्मोकिंग नहीं करनी, ड्रिंकिंग नहीं करनी, ड्रग्स नहीं लेनी, तो ये सारी क्या है, मौलिक है। ताकि अगर मैं छोटे से बोलूँगी, छोटे बच्चे से बोलते हो, छोटे बच्चा से कि आपको उधर नहीं जाना, तो वो उधर नहीं जाता ना, क्योंकि उसको ऐसा समझाया जाता है, तो उनको ऐसी एजुकेशन दी जाती है, ठीक है? अब जैसे जो होती हैं 9 ईयर या 8 ईयर या 10 ईयर की, जिन्हें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं स्टार्ट होती, हम उन्हें मेंस्ट्रुअल साइकिल को पहले ही उनको नॉलेज देते हैं कि ऐसा-ऐसा होता है, आपको ऐसे-ऐसे हाइजीन मेंटेन करनी है, एवरी 4 आवर्स बाद चेंज करना है पैड। क्यों? अभी तो उनके पास मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं है, बट मैं पहले से ही रोकथाम करूँ, तो ये सारा क्या हुआ, मौलिक रोकथाम। देखो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है और ये इससे एक क्वेश्चन आपका, जो आपका यूपी ट्रिपल एससी एएनएम का, यूपी ट्रिपल एससी एएनएम का एग्ज़ाम हुआ था, क्वेश्चन भी आया था, इसमें बहुत सारे बच्चों ने गलत भी किया था। तो याद रखना, आप लोगों को इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन किया जा रहा, अगर किसी क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है तो इसका मतलब वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अच्छे से सुनना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। लिंग अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है, ठीक है? अच्छा बोला सेक्स रेशियो को डिफाइन किया गया। जो सेक्स रेशियो होता है इसको कैसे डिफाइन करते हैं? 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, 1000 जन्म में महिलाओं की संख्या। देखो सेक्स में महिलाओं से कुछ मतलब जन्म से कुछ मतलब नहीं है। 1000 जन्म पे पुरुषों की संख्या बिल्कुल गलत, महिलाओं की संख्या पुरुषों की नहीं। हम 1000 पुरुषों में देखते हैं कि उसमें महिलाओं की संख्या कितनी है, ठीक है? तो आपका ए ऑप्शन इज़ राइट। तो देखिए, आप लोगों को कुछ भी कर रही हो मैम, ये क्वेश्चन समझ नहीं, या कोई टॉपिक आपको कैसी क्लास लगी, कंटिन्यू करना है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताना। और इसी तरह विद मतलब जुड़े रहिए रितेश, स्टडी विद रितेश में, और आप लोगों को डेली वीडियोज़ मिलेंगे। और आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, आपको क्लास भी कैसी लगी ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। बस हार्ड वर्क करते रहो, डेडिकेशन करते रहो, और आपका एग्ज़ाम पास ही आने वाला है। और कुछ समय बाद आप एक सरकारी गवर्नमेंट सर्विस देने वाले बनोगे। एंड पहले से आपको कंग्रेचुलेसन, ज़रूर बनोगे, बस हार्ड वर्क करो। एंड थैंक यू सो मच।